स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर 2021 के बारे में, यानी 21-22 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि आप सभी को मैंने मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन से बीएड के 4 से 5 सेमेस्टर के जो क्वेश्चन हैं और उनके आंसर हैं यानी सॉल्यूशन, उन सभी को बता दिया है। प्रीवियस कई सारे वीडियोस में मैंने इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। वहाँ पर आप मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन से जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उनके सॉल्यूशन के साथ उनके आंसर देख सकते हैं। और यहाँ पर चूँकि इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था और पार्ट 1 में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं बता दिए थे, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं, ये लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट में थोड़े कम ही क्वेश्चन रखे हैं मैंने जिसे मुझे बताने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम 2021 के क्वेश्चन पेपर के साथ उनके क्वेश्चन और उनके आंसर दोनों को लेकर के कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एग्ज़ाम बीएड सेमेस्टर 3 से है। ये आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए है, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। यहाँ पर यूनिट 1, 2, 3 और 4 से मिक्सअप क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न और न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड आंसर। तो ये प्रीवियस ईयर का जो पेज है देख पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का है। और प्रीवियस ईयर में मैंने आप कह सकते हैं 2019, 2018, 2017 और 2016 इन 4 सालों के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके आंसर उन सभी को डिस्कस किया था। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या प्रीवियस वीडियो जो इसका पार्ट 1 था वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन किया हुआ है, तो आप उन क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस लास्ट के जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनको पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा। तो चलिए पार्ट 2 में हम कहाँ से शुरू करेंगे, आइए देखते हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमारा केवल पेपर 1 ही बचा था 2021-22 का, तो उसे हम हल करा रहे थे। और 21-22 में इन सभी क्वेश्चन को मैंने रखा था जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो पार्ट 1 इसका ज़रूर देखें, क्योंकि हम यहाँ पर रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचा हुआ था उसको कवर कराएंगे। इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इनके क्वेश्चन और आंसर के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पेज नंबर 17 से हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन या न्यू क्वेश्चन जो है शुरू होने वाला है। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, यानी जो हमारा पार्ट 1 था, आपका कह सकते हैं कि पार्ट 1 में हमने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्वेश्चन और उसके आंसर को लेकर के बात की थी। तो ये था, इससे पहले वीडियो में यहाँ तक हमने जो है चीज़ें करा दी थी, यानी सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में जो 2021 और 22 में जो क्वेश्चन पूछा था या इससे पहले के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा था उसको डिस्कस किया था। तो उसे आप ज़रूर देखें। तो आप पार्ट 1 देखेंगे तो इस वीडियो की आगे चीज़ें यहाँ से समझ पाएंगे। चलिए, यहाँ पर हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा था क्रिएटिविटी से पूछा था, यानी क्या है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो इससे क्वेश्चन बना था कि सृजनात्मकता के तत्वों को बताइए, आप सृजनात्मकता का मापन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, क्रिएटिविटी की बात की जाए तो सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी की क्रिएटिविटी से बना है। शब्द के समांतर विधायक, उत्पादन, रचनात्मक, डिस्कवरी आदि का प्रयोग होता है। आगे इसमें और भी सारी चीज़ें हैं कि सृजनात्मकता से अभिप्राय रचना संबंधी योग्यता, नवीन उत्पाद की रचना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सृजनात्मकता मौलिकता वास्तव में किसी प्रकार की क्रिया में घटित होती है। रघुवीर ने इसका अर्थ बताया कि सृजन उत्पन्न करना, सृजित करना बताया है। क्रोवाक्रो ने बताया कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ये था क्रिएटिविटी, जो अलग अलग देखिए यहाँ पर ऑथर्स ने परिभाषाओं के माध्यम से परिभाषित किया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपके एग्जाम में पूछा गया था इसलिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी तो कई सारी हैं। पहला, सृजनात्मकता सार्वभौमिक है, सृजनात्मकता मौलिक या नवीन होती है, सृजनात्मकता कार्य उपयोगी होती है, सृजनात्मकता का बुद्धि से अलग नहीं किया जा सकता। यही सारे जो हैं इसके पॉइंट हैं। तो पॉइंटों पर आप विशेष ध्यान दीजिए, अंतर्गत आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं।
उसके बाद तत्व पूछ लिया था कि एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी क्या हैं, तो कई सारे हैं इसके तत्व। पहला है प्रवाह यानी फ्लुएंसी, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, ये हैं सृजनात्मकता के तत्व। इसी प्रकार से गिलफोर्ड ने भी इसके तत्वों के बारे में बताया है। तो अलग अलग जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने अपनी चीज़ें बताई हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि सृजनात्मकता की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी क्या है, तो स्टीन ने बताया कि तैयारी करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण और निष्कर्ष, ये है प्रक्रिया के जो है स्तर। उसके बाद टॉरेंस मेयर ने भी इसको परिभाषित किया है। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने की विधियाँ यानी मेथड्स प्रमोटिंग क्रिएटिविटी कौन कौन सी है, तो पहला है मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन और प्ले मेथड, ये है सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाली विधियाँ। इंपॉर्टेंट है, तो विधियाँ आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी कैसे है, यानी सृजनात्मकता का मापन, तो यहाँ पर विदेश में निर्मित परीक्षा टेस्ट और भारत में, ठीक है, तो इसे एक नज़र में पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टेस्ट। उसके बाद ठीक है, गिलफोर्ड का अपसारी चिंतन परीक्षण क्या कहता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप एक नज़र में पढ़ सकते हैं, तो इन्हें देख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें लाइन से दी हुई हैं। उसके बाद चलिए हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2021-22 के पेपर में पूछा था कि भारतीय विश्वविद्यालय में परीक्षाएं किस प्रकार आयोजित की जाती हैं, कुछ प्रमुख परीक्षा प्रणालियों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, अथवा भारत में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। तो प्रीवियस कई ईयर में ये भी पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देख लेते हैं परीक्षा का अर्थ या क्या मतलब मीनिंग है परीक्षा की। तो यहाँ पर अगर हम शिक्षा शब्दकोश के अनुसार देखें तो किसी क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि अथवा योग्यता की जांच के लिए जो प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है उसे परीक्षा कहते हैं। परीक्षा की कई सारी एक अच्छी परीक्षा प्रणाली की कई सारी विशेषताएं हैं, ये कई सारे उसमें देख पाए होंगे कि वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, यथार्थवादी होनी चाहिए, ये पॉइंट आप पढ़ते चलिएगा। लचीला, पारदर्शी, उचित इंफ्रास्ट्रक्चर करके दिया है, ठीक है, ये सारे पॉइंट है। शिक्षित स्टाफ द्वारा शासित। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि विभिन्न स्तर पर परीक्षा प्रणाली। तो पहला है लिखित परीक्षा कैसे होनी चाहिए। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रचलन लिखित परीक्षा प्रणाली का है। माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर पर लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें अति लघु 36%, लघु उत्तरीय 32%, दीर्घ 32% ये बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पे अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय स्तर में संख्यात्मक समस्यात्मक कार्य 20%, लघु उत्तरी 60%, दीर्घ 20% ये दिया हुआ है। आगे प्रयोगात्मक परीक्षक की बात करें तो मौखिक परीक्षा इसके अंतर्गत प्रयोगात्मक परीक्षा की बात करें तो प्रयोगात्मक परीक्षा BA, BSc, MA, MSc एवं B.Ed आदि में संपन्न कराई जाती हैं। परीक्षार्थी को इन प्रायोगिक परीक्षाओं में बैठना एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मौखिक परीक्षण के बारे में यही चीज़ें बताई गई हैं। परीक्षा के विभिन्न प्रकार भी बताए हैं कि कैसी कैसी परीक्षाएं होती, तो वार्षिक, सेमेस्टर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन एवं आंतरिक, रचनात्मक एवं योगात्मक। इसी तरह से आगे है कि ओपन बुक, क्लोज्ड बुक, ओपन बुक करके दिया है। फिर मार्किंग सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आ गया अगला कि विभिन्न स्तर पर परीक्षा प्रणाली के गुण दोष, चूँकि आपके क्वेश्चन में गुण दोष पूछा था तो इस परीक्षा प्रणाली के हम गुण दोष भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है अपनी क्षमताओं को आत्मविश्लेषण करने में सहायक, ये गुण है परीक्षा प्रणाली के, ठीक है। दूसरा गुण है कि अधिगम एवं कार्य हेतु उपकरण। तीसरा है प्रतियोगिता की भावना का विकास। नेक्स्ट आगे पॉइंट दिए हैं कि व्यक्तित्व एवं आत्मविश्वास का विकास, छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार, अच्छा भविष्य का निर्माण, शिक्षण दोषों का पता लगाना, ये सारे पॉइंट लाइन से। वहीं परीक्षा प्रणाली के कई सारे दोष भी हैं, तो हम उन दोषों को भी देख लेंगे एक नज़र में। तो ये रहे दोष। पहला है तनाव और दबाव का स्रोत, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाँ, ये रहा पहला पॉइंट, तनाव और दबाव का दोष।
स्वास्थ्य समस्याएं, आत्मविश्वास में कमी, दबाव अध्ययन में रुचि पैदा करता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट तक थे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन से पूछा था, यानी क्या है माध्य या मध्यमान। तो इसके संदर्भ में देखिए क्वेश्चन था कि मध्यमान की उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन या मध्यमान की परिभाषा, गणना की विधियां भी पूछी जा सकती हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा था। तो यहाँ पर मध्यमान की बात करें, मीन की बात करें तो मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सरल माप होती है। मध्यमान को अंकगणित औसत यानी अर्थमेटिक एवरेज भी कहा जाता है। मध्यमान ज्ञात करने के लिए समूह के सभी आंकड़ों को जोड़कर समूह के आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाता है तो मध्यमान की प्राप्ति होती है। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा में अंकगणितीय मध्यमान का ही उपयोग होता है। मध्यमान को एम से प्रदर्शित या निरूपित करते हैं, यानी स्मॉल नहीं होगा, कैपिटल एम है, तो इसे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद परिभाषाएं आ गई। ग्लिटमैन के अनुसार किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को जो है उदाहरण के माध्यम से दर्शाया है। वहीं पर अगर हम बात करें मध्यमान 3 प्रकार का होता है, अंकगणितीय मध्यमान, हरात्मक अध्ययन और ज्यामितीय मध्यमान। ठीक है, उसके बाद आगे हम मध्यमान की गणना के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यानी यहाँ पर अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान यानी मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। तो इसमें आपका सूत्र लगेगा m इक्वल सिग्मा x अपॉन n करके दिया है। m मध्यमान, सिग्मा x समूह में उपस्थित आंकड़ों का योग और n है समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे जो है देख पा रहे होंगे। ये है n समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई 6। ठीक है, तो ये बात कही गई है। उसके बाद इसमें आपको जो है आप चाहें तो इसे आरोही अवरोही क्रम में लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आरोही अवरोही में लगाएंगे तो ये बेनिफिट रहता है कैलकुलेट करने में भी और इजी भी हो जाता है। तो इनको जब आप इन सारी संख्याओं को प्लस करेंगे तो 105 आया। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे m का सिग्मा x अपॉन n 105 अपॉन 6 और इस तरह से भाग द्वारा जो है 17.5 आया, यानी भाग करने पर आपको जो है आंकड़े प्राप्त हुए। तो चूंकि ये यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, ये अव्यवस्थित प्राप्तांक है, यानी इनको आपने व्यवस्थित रूप में नहीं किया तब ये आपका प्राप्तांक जो है प्राप्त हुआ। अब आप अगर व्यवस्थित रूप से इनको हल करेंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आपको भाग देने पे आता है वहीं पर ये नंबर से ही, जैसे यहाँ पर नंबर से आप उस पर पहुँचते हैं तो उसका आंसर आप लिखेंगे, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मीन के बारे में। अब उपयोगिता पूछी थी, यानी मध्यमान या माध्य का उपयोग पूछा था। तो इसमें पहला पॉइंट था अधिकांशतः माध्य का उपयोग आंकड़ों के लिए एक सामान्य संकेतक के रूप में किया जाता है। यह आंकड़ों के समूह में किसी एक के मान की पूर्वानुमान की त्रुटि को कम करता है। ठीक है, आगे इसी तरह से माध्य का उपयोग अन्य आंकड़ों की गणना करने के लिए किया जाता है, जैसे मानक विचलन, संबंध, सहसंबंध गुणांक, एनोवा। ठीक है, इसी तरह से इसके अन्य उपयोग भी हैं, इन उपयोगों को आप एक नज़र में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है जो क्वेश्चन पूछा गया था सहसंबंध गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इससे क्वेश्चन बना था प्रीवियस 2016 और 18 में भी पूछा था कि सहसंबंध गुणांक को परिभाषित कीजिए, सहसंबंध गुणांक की गणना की विधि का वर्णन कीजिए, या फिर 2021-22 में भी पूछ लिया था। ठीक है, सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक सूत्र लिखिए, सहसंबंध गुणांक की गणना की लघु टिप्पणी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर यही लिखेंगे जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो सहसंबंध गुणांक के अर्थ की बात करें तो गिलफोर्ड के शब्दों में कि सहसंबंध गुणांक वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि दो चीज़ें, चर यानी वेरिएबल्स आपस में किसी सीमा तक संबंधित है और उनमें से किसी एक में परिवर्तन होने से दूसरे में किसी सीमा तक परिवर्तन होते हैं। वहीं अर्थ की बात करें तो सहसंबंध गुणांक एक ऐसी अनुपातिक संख्या होती है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की प्रकृति यानी धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य और उसकी मात्रा दोनों का स्पष्ट बोध कराती है। तो ये हो गया सहसंबंध। इसी तरह सहसंबंध के संबंध में और भी बातें हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, ये अलग अलग ऑथर्स ने इसे परिभाषित किया। अब आते हैं सहसंबंध गुणांक की गणना हेतु तो विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर 2 विधियाँ, पहला स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि, उसके बाद पियर्सन की प्रोडक्ट मूवमेंट विधि, ये 2 विधियाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि पूछा था, तो हम वही देखते हैं। स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि क्या है, तो इसके अंतर्गत ये रहा आंसर। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि को ही रैंक ऑर्डर विधि कहा जाता है। इसका प्रतिपादन प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। इस विधि को स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि कहते हैं। चार्ल्स स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक में चरों की प्रकृति गुणात्मक होती है, जैसे बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, तब ऐसी स्थिति में हम कोटि अंतर विधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से इस विधि को आप पढ़ सकते हो, और साथ ही यहाँ पर सूत्र वगैरह भी दिया है, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस कई ईयर में अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाए होंगे तो देख पा रहे होंगे कि कई सारे ईयर्स में या सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दंड आरेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दंड आरेख यानी बार चार्ट के बारे में बात करें तो दंड आरेख अथवा बार चार्ट या बार डायग्राफ एक प्रमुख कविवीय आरेख है। इसके द्वारा एकल अथवा सामूहिक सांख्यिकीय आंकड़ों के मानों को आयताकार दंडों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां प्रत्येक दंड की लंबाई उसके द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे मान के अनुपात में रखी जाती है। दंड आरेख बराबर चौड़ाई के कॉलम द्वारा खींचा जाता है, इसे स्तंभ आरेख भी कहते हैं। इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। पहला है कि सभी दंडों अथवा स्तंभों की चौड़ाई बराबर होती है। दूसरा है कि सभी दंड बराबर अंतराल दूरी पर स्थापित होने चाहिए। तीसरा है दंडों को एक दूसरे से विभिन्न और आकर्षक बनाने के लिए रंगों अथवा प्रतिरूपों की छाया से छायांकित किया जाता है। ठीक है, दंड आरेख के प्रकार भी हैं। पहला सरल या साधारण दंड आरेख, दूसरा मिश्रित या बहुदंड आरेख। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए एक दंड आरेख को इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में बताया हुआ, इसकी रचना को इस तरह से इन्होंने दर्शाया हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ, मूल्यांकन की प्रविधियाँ पूछ ली थी कि कौन कौन सी है। तो प्रीवियस कई सारे वीडियोस में मैंने इसे बताया हुआ है कि मूल्यांकन की प्रविधियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, इसके आंसर को शायद यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाए क्योंकि पीडीएफ छूट गया लग रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रीवियस कई सारे वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 2021, 22, 19, 18, 17 और 16 इन 4 से 5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उनके सोल्यूशन को मैंने बाकायदा बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप जो है उनको ज़रूर चेक करें। इस वीडियो का पार्ट 1 देखिए। ठीक है, पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हुआ। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस कई ईयर के सॉल्यूशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।